गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे अपने घर पर, अपने परिवार वालों के साथ में बड़े आनंद की अनुभूति तो खैर कैसे कर रहे होंगे। कोरोना, लॉकडाउन, कितनी सारी समस्याओं को पिछले 2 महीने से हम लोग फेस कर रहे हैं, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। तो अंजू जी, जितेंद्र जी, विशाल जी, सुरेंद्र जी, सत्य जी, राजकुमार जी, उर्मिला जी, सुनील जी और बहुत सारे मित्रों के मैसेज लगातार आ रहे हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज जिस टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं आपसे एक ऐसे ही बात कर लेता हूँ, अनौपचारिक बात। देखिए दोस्तों, हम लोग पॉलिटी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इतना डिटेल में जितना यूपीएससी लेवल का होता है। और कई बार मित्र लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि सर इतना डिटेल में क्या हमसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैंने कहा कि आप पुराने पेपर्स अगर आप देखेंगे तो आप इस बात को अनुभूत करेंगे कि डिटेल कुछ होता ही नहीं है। कोई भी विषय आजकल वो सारी बातें नहीं रही है कि जब ये लिखा हुआ होता कि 12th लेवल का पूछा जाएगा या ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, ऐसी सारी बातें आजकल गौण हो गई है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इतना कॉमन सब्जेक्ट बन गया है कि हर व्यक्ति आजकल संविधान विशेषज्ञ है। चाय की थड़ी पर जो दुकानदार बैठते हैं वो भी आजकल संविधान के बारे में इतनी सारी जानकारी रख रहे हैं। तो मौलिक अधिकार कितने थे, कितने हैं, मूल कर्तव्य कितने थे, कब जोड़े गए दोस्तों, ये मेरे हिसाब से अब बात करने का जमाना चला गया। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, पहला राष्ट्रपति कौन था, अभी राष्ट्रपति कौन है, मुझे नहीं लगता है कि अब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए। आजकल तो साइंस के स्ट्रीम के, इंजीनियरिंग के जो स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, यूट्यूब ने एक ऐसा क्रांति कर दिया है इस पूरी के पूरे अध्यापन में और अध्ययन में कि जिसकी वजह से विद्यार्थियों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जब स्टूडेंट्स के पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है तो दोस्तों अंदाज लगाइए टीचर के पास कितनी होगी, पेपर सेटर के पास कितनी इंफॉर्मेशन होगी। तो हमको मेरे हिसाब से डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे। मोहन जी कह रहे हैं कि कांस्टेबल में भी हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। यस मोहन जी, कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक का पेपर हो, साधारण टाइप के प्रश्न आने का दौर खत्म हो चुका है। कई बार विद्यार्थी कहते सर 5 ही तो प्रश्न आते हैं। अरे 5 आते हैं तो ये किसने कहा कि आसान आएंगे? 5 प्रश्न भी आएंगे तो बहुत शानदार तरीके से आते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है, डिटेल नहीं है, बस विषय पढ़ना है। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो सभी दोस्त आप लोग अच्छे होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अब हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। कल हम लोग बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा 3 मिनट में चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा 77वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)A जोड़ा गया था। हम लोगों ने कल ये पढ़ा था। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 81वें संविधान संशोधन के द्वारा 16(4)B जोड़ा गया था। ये प्रमोशन की बात करता है, ये बैकलॉग की बात करता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि 82वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 335 में संशोधन किया गया था। और कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 85वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(4)A में संशोधन करते हुए उसमें वरिष्ठता शब्द जोड़ा गया था। ऐसी बातें कल हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये बातें सब आप लोगों को आइडिया है इसका? हाँ, एकता जी कह रही सर सब समझ में आता है विदाउट ऑब्स्ट्रक्शंस, ये बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा आप इनको ध्यान रखिएगा। तो कल 77वां, 81वां, 82वां और 85वां संविधान संशोधन पढ़ा था। दोस्तों कल हम लोग जब बात कर रहे थे, जब हम लोग कल 82वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 335 अपना कल लास्ट टॉपिक था। तो अनुच्छेद 335 के अंतर्गत जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको कहा कि भारत का संविधान बहुत खूबसूरत है, जहां एक तरफ वो आरक्षण की बात करता है उन लोगों के लिए जो समाज में पिछड़ गए हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आगे आ पाए हैं या विकास की दौड़ से जो पिछड़ रहे हैं, उन लोगों को
आरक्षण रूपी एक सीढ़ी उपलब्ध करवाई गई है ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सके, ताकि वो भी अपना विकास कर सके। दोस्तों, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आरक्षण जैसे विषय को पढ़ते समय आपकी व्यक्तिगत विचार जो क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे समाज में जिस तरह से स्वतंत्रता से पहले एक बहुत बड़े तबके के साथ जो दुर्व्यवहार होता रहा है, उसको लेकर मानव अधिकारों का उल्लंघन का आरोप हम पर विदेशी लोग लगाते रहे। विदेशी अक्सर हमको ये कहते रहे हैं कि आपको स्वतंत्रता क्यों दी जाए, जबकि आप खुद अपने देश में भी देश के एक बड़े भाग को गुलाम बना के रखते हो, उनके साथ छुआछूत करते हो, उनके साथ मानव के नाते जो व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार नहीं करते हो। इन सब कारणों की वजह से दोस्तों आरक्षण का कॉन्सेप्ट आया। ये बात कटु सत्य है जो स्वीकार करनी चाहिए। एक तो बात है ये। दूसरी बात, मैंने जब कहा कि संविधान बहुत खूबसूरत है तो मैंने आपको अनुच्छेद 335 का एग्जाम्पल दिया, और अनुच्छेद 335 का एग्जाम्पल देते हुए मैंने कहा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से ही, मतलब जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवाओं में दावों पर विचार करते हुए, आपने मुझसे कल लोक सेवाओं का क्या अर्थ है वो भी पूछा, मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज, सरकारी सेवाएं। दावे मतलब उनके आरक्षण जैसे विषय पर बात करते समय आप प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखोगे, कुशलता को ध्यान में रखोगे, एफिशिएंसी को ध्यान में रखोगे, काम करने के जो तरीके हैं उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, गुणवत्ता जो है उसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ऐसा अनुच्छेद 335 का मैसेज है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर दोस्तों, कल मैंने आपको बताया कि 82वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 335 में एक शब्द जोड़ दिया कि अहर्ता अंकों में, यानी जो क्वालिफाई मार्क्स है उसमें एससी और एसटी को छूट दी जा सकेगी। रवि कर्दन जी कह रहे हैं अर्थ शब्द क्या है? अर्थ मतलब मिनिमम मार्क्स, क्वालिफाई मार्क्स। एससी के लिए कभी कभी होता है ना कि एससी वाले 40% लाएंगे तो काम चल जाएगा, वो आगे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और जनरल के लिए 45% लाना पड़ेगा, जैसे नेट वगैरह में ऐसा होता है। तो ये सब जो परिवर्तन है वो 82वें संविधान संशोधन के द्वारा किए गए। तो मोनिका जी कह रहे हैं कि सर अनुच्छेद 335 ओरिजिनल कौन सा है ये बता दीजिए। ठीक है मोनिका जी, आप कह रहे हैं तो अनुच्छेद 335 क्या था और उसमें क्या परिवर्तन किया गया, इस विषय पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये लीजिए, जैसा आपने कहा दोस्तों, देख लीजिए, कहीं दिक्कत है तो मुझे जरूर बताइएगा। ये आपके सामने अनुच्छेद 335 है, मैं बता देता हूं। ये अनुच्छेद 335 शुरू से ही था, जिस दिन से संविधान लागू हुआ उस दिन से ही था। क्या था? सेवाओं में और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के दावे, संघ या किसी भी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में एससी और एसटी के दावों पर विचार करते समय आप दक्षता को, प्रशासन की दक्षता को बनाए रखेंगे। यानी आप आरक्षण देते समय इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है प्रशासनिक दक्षता। यह अनुच्छेद 335 में शुरू से ही लिखा हुआ है। जावेद जी, 82वां संशोधन क्या है? 82वां संविधान संशोधन ही बता रहे। सुरेंद्र जी, क्रिमिलेयर शब्द अभी आया नहीं है, आज ही विचार करेंगे, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अनुच्छेद 335 में शुरू से लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवाओं में दावों पर विचार करते समय, अर्थात उन लोगों को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण देते समय आप प्रशासन की दक्षता को भी ध्यान में रखेंगे। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं, अनुच्छेद 335 में लिखा हुआ है। रावल लखानी जी कह रहे हैं भारत के अलावा और किसी देश में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। सर रावल जी, ये कहां से लेकर आए? अमेरिका में जिसे अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्यवाही जिसे कहते हैं, उसी को भारत में आरक्षण कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। अब देखिए 82वां जो संशोधन किया गया, 82वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 335 में संशोधन करके क्या लिखा? अर्हता अंकों में छूट दी जा सकेगी। अर्हता अंकों में छूट दी जा सके। अर्हता मतलब मिनिमम मार्क्स।
जैसे अगर कोई मित्र हमारा नेट का एग्जाम दिया तो मेरी बात को समझेगा, वो क्या लिखा हुआ है, नेट का एग्जाम जब देते हैं तो लिखा हुआ है कि भाई पहला पेपर में अगर आपके 40% आते हैं तो आपका सेकंड पेपर चेक किया जाएगा एससी और एसटी के संदर्भ में। यानी वो जो अर्हता जो अंक है, जो क्वालिफाई जो मार्क्स है, वो एससी और एसटी को जो छूट दी गई है उसका आधार अनुच्छेद 335 है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ नहीं था। ये सब जो लिखा हुआ है वो 82वें संविधान संशोधन के द्वारा लिखा हुआ है, अनुच्छेद 335 के अंतर्गत लिखा हुआ है। फिर सत्यनारायण जी ने प्रश्न पूछा, सर ओबीसी के लिए प्रशासनिक दक्षता अनिवार्य नहीं है कि? अरे मैंने कब कहा यार मेरे भाई ओबीसी नाम की तो कोई कैटेगरी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं ना। इस वजह से जो बात लिखी हुई है वो एससी और एसटी के संदर्भ में लिखी हुई है। और आप हमेशा ध्यान रखिए कि हर बात को संविधान में लिखना जरूरी थोड़ी है, हर बात संविधान में लिखना जरूरी नहीं है। आप देखिए ना, फिजिकल हैंडीकैप को आरक्षण है, एक्स सर्विसमैन को आरक्षण है, विडो को आरक्षण है, जो परित्यागता है, डिवोर्स हो रखा, उनको आरक्षण है। बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है? विडो को आरक्षण होगा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या? परित्यागता को आरक्षण होगा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या? एक्स सर्विसमैन को आरक्षण होगा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या? तो फिर कहां से आया? हर चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सामाजिक न्याय दिया जाएगा, सामाजिक पिछड़ेपन का उल्लेख है, तो इस बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत शामिल है। मैं आपको एक बात, चलो आपने मुझे इतना पूछा है, हाँ यशवंत सिंह जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अर्हता अंकों का निर्धारण कौन करेगा? ये सरकार करती है। ऑब्वियसली जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो अर्हता अंक तय करती है। जैसे यूजीसी की बात करें, नेट का एग्जाम करवाती है तो यूजीसी एनटीए करेगा। हमारे राजस्थान सरकार की भर्तियां हैं तो आरपीएससी तय करेगा। ये मेरा कहने का मतलब ये है। मैं एक आपको बात बता देता हूँ, सत्यनारायण जी ने प्रश्न पूछा इसलिए, और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फैक्ट है, वो आप लिख ही दीजिए। और वो क्या लिखना है? सत्यनारायण जी ने कहा कि साहब ओबीसी का कौन करेगा अर्हता अंकों का निर्धारण? देखिए मैंने कहा कि बहुत सारी बातों को कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख करना जरूरी नहीं है, उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंग्लैंड के एक विद्वान थे आइवर जेनिंग्स, बहुत ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है। ये बहुत ही अच्छा आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। इंग्लैंड के थे आइवर जेनिंग्स, जो नोट करना चाहते हैं वो नोट भी कर सकते हैं। एकता जी कह रहे हैं कि अर्हता अंकों में छूट से प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? आप मुझे बताइए एकता जी, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16(1) ये कह रहा है कि रोजगार में सभी को समान अवसर होगा, तो उसका अपवाद हमने 16(3) डाला, 16(4) डाला कि नहीं डाला? ठीक उसी तरह से एकता जी ऊपर कहा रखा है कि प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और नीचे कह दिया किंतु, इसका मतलब वो क्या है? एक अपवाद है, अर्हता अंकों में छूट दी जा सकती है, ये अपवाद के रूप में जोड़ा गया है। तो ऐसा चीजें हैं भारत के संविधान में, बहुत सारी चीजें हैं जो अपवाद स्वरूप है। ये विद्वान दोस्तों इंग्लैंड के हैं, दुनिया भर में संविधान के विशेषज्ञ माने गए हैं, दुनिया भर में संविधान विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर के संविधान के ये मास्टर है, इंग्लैंड के रहने वाले। हमारा पड़ोस का देश है श्रीलंका, दक्षिण में। श्रीलंका को आप लोग जानते हैं कि पहले सिलोन भी कहा जाता था, और श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। कोलंबो में एक विश्वविद्यालय है, सिलोन विश्वविद्यालय। आइवर जेनिंग्स उस सिलोन विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। सिलोन विश्वविद्यालय, ये सब नोट कर लेना, कभी भी पूछ लेंगे प्रश्न। सिलोन विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, और सिलोन कहां पर है? श्रीलंका, कोलंबो का जो विश्वविद्यालय, सिलोन विश्वविद्यालय, उसके कुलपति रहे। इवन श्रीलंका का जो संविधान बनाया है, उस संविधान के निर्माण में भी इनका बड़ा योगदान है। आप कहेंगे सर आप क्या चूक गए हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं? हम तो आरक्षण जैसा विषय पढ़ रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं आइवर जेनिंग्स पर आना चाह रहा हूं। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार जो हमने प्रावधान किए, मूल अधिकारों को जब देखा तो आइवर जेनिंग्स ने ये बोला, मूल अधिकारों की भाषा को देखकर, उसकी शब्दावली को देखकर, कि ये भारत का जो संविधान है ये वकीलों के लिए स्वर्ग है,
बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। भारत का संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है, ये किसने कहा? जेनिंग्स ने कहा था। किसको देखकर कहा? किसको देखकर कहा? मूल अधिकारों को देखकर कहा था, वकीलों का स्वर्ग है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो लैंग्वेज, हर बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जाए ये कोई जरूरी नहीं है। भारत के संविधान का इंटरप्रिटेशन करने की जो ड्यूटी है वो कोर्ट की है। तो एससी और एसटी का लिखा हुआ है कि उनको अर्ध अंकों में छूट दी जा सकेगी, ओबीसी का लिखा हुआ नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए, आइवर जेनिंग्स ने कहा वकीलों का स्वर्ग है, और पता है एक और व्यक्ति मैं बता रहा हूं, आपने ये चीज नोट की कि नहीं की? ये किस लिए कहा? मूल अधिकारों की जो भाषा लिखी हुई है, जिस तरह से मूल अधिकारों में अपवाद लिखे हुए हैं, पहले अनुच्छेद 16 कुछ और कह रहा है, 16(3) कुछ और कह रहा है, 16(4) कुछ और कह रहा है, इतनी जो कठिन भाषा जो लिखी हुई है, उसकी वजह से आइवर जेनिंग्स के कहते हैं ये तो वकीलों के लिए स्वर्ग हो गया इस तरह की भाषा को देखकर। अब देखिए, यस, एकता कह रहे हैं लॉयर्स पैराडाइज, ये इन्होंने आइवर जेनिंग्स ने कहा मूल अधिकार की भाषा देखकर। आपने पढ़ा होगा कि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। एक्चुअली में भारतीय संविधान में क्या पढ़कर कहा? भारतीय संविधान में मूल अधिकार पढ़कर कहा। एक प्रश्न किसने पूछा? रितु चौधरी जी ने कहा सर कब कहा गया? रितु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आइवर जेनिंग्स है, ये सिलोन विश्वविद्यालय में कुलपति थे और 1955 तक कुलपति थे। आपको जानकर और बहुत बड़ा ताज्जुब होगा कि आपको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ये जो बात कही है कि ये वकीलों का स्वर्ग है, ये भारत का संविधान बनने के बाद कही होगी। जी नहीं, भारत का संविधान बनने के बाद नहीं कही। भारत के संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी 1946 से लगाकर 1950 के बीच में, तो 30 नवंबर 1948 को जिस अनुच्छेद पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस अनुच्छेद पर घोर विचार विमर्श हुआ संविधान सभा में। संविधान सभा में आरक्षण जैसे विषय पर 30 नवंबर 1948 को बहुत डिटेल में चर्चा हुई। तब टीटी कृष्णमाचारी ने आइवर जेनिंग्स को कोट करते हुए कहा, आइवर जेनिंग्स को कोट करते हुए टीटी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा की बैठक में 30 नवंबर 1948 को यह बोला था कि जेनिंग्स साहब के बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा है। क्या रितु, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जेनिंग्स साहब के बारे में मैंने अखबारों में यह पढ़ा है कि उन्होंने भारत के मूल अधिकारों की भाषा जो है, उन भाषाओं को देखकर, उस लैंग्वेज को देखकर यह कहा है कि वो वकीलों का स्वर्ग है। तो ये जो बात है आइवर जेनिंग्स की, ये लगभग 1948 के आसपास की है, और ये बात अखबारों में छपी है, किसी किताब में नहीं छपी है, अखबारों में छपी है। जेनिंग्स ने कहीं अखबार में ये बात कही थी, और उस दौरान वो सिलोन, श्रीलंका में जो सिलोन विश्वविद्यालय, उसके कुलपति थे। भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, तो उस दौरान अखबारों में खबरें छपती रहती थी कि आज इस मौलिक अधिकार पर चर्चा हुई संविधान में, आज इस प्रावधान पर चर्चा हुई। तो कभी आइवर जेनिंग्स ने मूल अधिकारों के ड्राफ्ट को देखा होगा संविधान निर्माण के दौरान, तब उन्होंने टिप्पणी करते कहा कि ये क्या कर रहे हैं भारत के लोग, इस प्रकार का जो संविधान बन रहा है ये तो वकीलों के लिए स्वर्ग है। ऐसा टीटी कृष्णमाचारी ने 30 नवंबर 1948 को आइवर जेनिंग्स को कोट करते हुए कहा। तो ये बात अखबारों में कही गई। मेरे हिसाब से रितु, मेरी बात को आप लोग समझे होंगे। मैं दूसरी बात आपको एक और बताना चाहता हूं। टीटी कृष्णमाचारी ने तो शानदार टिप्पणी की है, देखिए ये, और इसी अनुच्छेद को लेकर, जिस अनुच्छेद पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस आरक्षण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपने बात छेड़ी है तब तो पूरी बात बतानी ही पड़ेगी। आपने बात कही है तो उसको आगे मैं बता देता हूं। टीटी कृष्णमाचारी, आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारी प्रारूप समिति के ये मेंबर थे टीटी कृष्णमाचारी। और आप ये भी जानते हैं, बहुत रोचक एक आंकड़ा बता रहा हूं, आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। टीटी कृष्णमाचारी जब संविधान सभा में बैठक चल रही थी 30 नवंबर 1948 को, तो उस दिन टीटी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के मेंबर नहीं थे। आप लोग जानते हैं, आपको लिखवा रखा है, मैंने आपको लिखवा रखा। टीटी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का एक मेंबर का स्थान रिक्त हो जाने की वजह से टीटी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति का मेंबर बनाया गया था। ये मैंने बात आपको लिखवा रखी है। लेकिन जिस दिन की मैं बात कर रहा हूं वो दिन है 30 नवंबर
1948 और 30 नवंबर 1948 को टीटी कृष्णमाचारी आगे क्या बोलते हैं? पहले तो बोला कि मुझे जो ये मैं भाषा देख रहा हूँ मूल अधिकारों की, इस भाषा पर आइवर जेनिंग्स ने जो कमेंट किया है कि ये तो वकीलों के लिए स्वर्ग है, मेरे हिसाब से ये बात सही है। आगे पता है क्या बोलते हैं कृष्णमाचारी? कृष्णमाचारी ने ऐसा सेंटेंस बोला कि संविधान सभा के सारे जो लोग हैं हक्के बक्के रह गए। दोस्तों क्या सेंटेंस बोला है ऐसा? सरोज कह रही है फिर तो आम आदमी को हमारा संविधान समझ में ही नहीं आएगा। सरोज, आम आदमी को संविधान समझ में नहीं आ रहा तभी तो आपके बीच में आए हैं। संविधान को इतना डिटेल में सरल भाषा में रखने के लिए तो आप लोगों के बीच में आए हैं। आप समझेंगे, आप इस बात को आगे लेकर जाएंगे। संतोष, मैंने बता दिया वकीलों के लिए स्वर्ग का क्या मतलब है। संविधान की भाषा कठिन है तो आम आदमी को समझ में आएगी नहीं, तो आम आदमी वकील के पास जाएगा और वकील की दुकान चलेगी, ये वकीलों के लिए स्वर्ग हो गया। इसका मतलब ये होता है। अब टीटी कृष्णमाचारी आइवर जेनिंग्स की बात को आगे बढ़ाते हुए मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, मसौदा कहिए, पांडुलेखन समिति कहिए, ड्राफ्टिंग कमेटी कहिए, प्रारूप समिति कहिए, कुछ भी कहिए, ये सब चारों शब्द एक ही है। प्रारूप समिति पर, मसौदा समिति पर, मसौदा और ड्राफ्टिंग एक ही है। मसौदा समिति पर एक आरोप लगाते हैं टीटी कृष्णमाचारी, जो खुद बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बनेंगे। क्या आरोप लगाते हैं? बड़ा गजब का आरोप लगाया। आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अधिकांश सदस्य वकील थे। डॉक्टर अंबेडकर बहुत जबरदस्त वकील थे, के एम मुंशी बहुत अच्छे वकील थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर वो तो वकील थे ही थे, मोहम्मद सादुल्ला वो भी बहुत अच्छे वकील थे, इसके अलावा एन गोपाल स्वामी अयंगर वो भी वकील थे, एक डीपी खेतान साहब जो थे वो उद्योगपति थे। तो कृष्णमाचारी मसौदा समिति पर, ड्राफ्टिंग कमेटी पर जिस अनुच्छेद को हम लोग पढ़ रहे हैं उस अनुच्छेद को देखते हुए क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर सारे वकील हैं और उन्होंने मूल अधिकारों की और खासकर इस अनुच्छेद की ऐसी भाषा रखी है, इतनी कठिन भाषा रखी है कि इसकी वजह से उनके जो भाई बंधु जो वकील है उनका धंधा चलने लग जाएगा, उनका व्यापार चलने लग जाएगा। ये बात टीटी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में 30 नवंबर 1948 को इस अनुच्छेद पर, जिस अनुच्छेद पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, उस अनुच्छेद पर चर्चा करते हुए ये कहा था। तो आइवर जेनिंग्स ने तो कहा था अच्छी बात कि ये वकीलों के लिए स्वर्ग है, मतलब आलोचना भी कर दी पर अच्छे शब्दों में की। पर टीटी कृष्णमाचारी ने तो खुलेआम बोल दिया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर्स वकील हैं और उन्होंने वकीलों ने जानबूझकर इस अनुच्छेद की और मौलिक अधिकारों के संबंध में जो अनुच्छेद है उनकी भाषा इतनी कठिन रखी है ताकि उनके भाई बंधु जो वकील है उनका धंधा, उनका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। टीटी कृष्णमाचारी ने ऐसा कहा। तो मेरी बात को आप लोग समझे होंगे। एक था ये डीपी खेतान साहब की जगह थे, वो तो उद्योगपति थे। हाँ, एकता कह रही है सही है सर, दुकान खुली रहेगी आगे भी हमेशा के लिए, बाद में भी वो जब जुड़ जाए। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। फिर देखिए दोस्तों, फिर क्या हुआ पता है? इसी 30 नवंबर को, मेरी बात को आपने नोट किया क्या टीटी कृष्णमाचारी वाली? टीटी कृष्णमाचारी ने, चलो आप नोट कर लीजिए, काम आएगा। ऐसे ही तो प्रश्न पूछेंगे, पॉलिटी नए सिरे से पढ़ रहे हैं, नए एंगल से पढ़ रहे हैं, ए से जेड पढ़ रहे हैं, का मतलब क्या है? फिर लिखो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग लिखिएगा। 30 नवंबर 1948 को, 30 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति में, 30 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति में मौलिक अधिकारों की कठिन भाषा, मौलिक अधिकारों की कठिन भाषा, मौलिक अधिकारों की कठिन भाषा को देखकर, मौलिक अधिकारों की कठिन भाषा को देखकर टीटी कृष्णमाचारी ने, टीटी कृष्णमाचारी ने कठिन भाषा को देखकर टीटी कृष्णमाचारी ने ये कहा था कि, टीटी कृष्णमाचारी ने ये कहा था कि
प्रारूप समिति के सभी सदस्य प्रारूप समिति के सभी सदस्य स्वयं वकील हैं। प्रारूप समिति के सभी सदस्य स्वयं वकील हैं। प्रारूप समिति के सभी सदस्य स्वयं वकील हैं। इस कारण से उन्होंने अपने साथी वकीलों साथी मतलब अपने मित्र वकील, अपने साथी वकीलों के व्यवसाय को चलाने हेतु इस प्रकार की कठिन भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार की कठिन भाषा का प्रयोग किया है। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखवाई है। जरा आप सोचिए कि हमारा ध्यान केवल किसके ऊपर रहता, वकीलों का स्वर्ग यानी आइवर जेनिंग्स। लेकिन कभी ये स्टेटमेंट लिखा आ गया होता कि ये किसने कहा था कि मौलिक अधिकारों की जो भाषा है बहुत कठिन है, इस कारण से ये वकीलों को बहुत मदद करेगी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने जानबूझकर अपने साथी वकीलों को मदद करने के लिए, उनका धंधा चलाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। हमको लगेगा कि शायद आइवर जेनिंग्स ने कहा होगा, ऐसा नहीं है। आइवर जेनिंग्स ने तो बहुत अच्छे शब्दों में आलोचना कर दी और कह दिया वकीलों का स्वर्ग है, लेकिन बेसिकली उस बात को खींचकर खुलकर टीटी कृष्णमाचार्य ने कहा था। तो मेरी बात को आप लोग समझे। इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आ सकते हैं, ऐसी चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तेज सिंह जी कह रहे हैं कि टीटी कृष्णमाचार्य ने सही कहा, क्योंकि हमको भी ये भाषा समझ में नहीं आ रही है। तेज सिंह जी समझ में नहीं आ रही तो कोशिश यही कर रहे हैं कि समझ में आनी चाहिए। पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि टीटी कृष्णमाचार्य ने गलत कहा। टीटी कृष्णमाचार्य ने भी गलत कहा और आइवर जेनिंग्स ने भी गलत कहा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने इसी 30 नवंबर 1948 को इस आलोचना का जवाब दिया था। ये जो आलोचना की गई कि वकीलों का स्वर्ग है न, अपने साथी वकीलों को मदद पहुंचाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा, डॉक्टर अंबेडकर ने जबरदस्त जवाब दिया। अरे भाई, डॉक्टर अंबेडकर को अगर संविधान का निर्माता कहा है और हम लोगों ने नहीं कहा है, संविधान सभा के मेंबर्स ने ही कहा, तो इसके पीछे बहुत बड़े कारण है। डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे बताओ कि इस दुनिया में कौन से देश का संविधान ऐसा है जो इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है कि आम आदमी को समझ में आ जाए। हर संविधान की जो भाषा होती है वो कठिन ही होती है और वो हमेशा से वकीलों का स्वर्ग ही होता है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। दुनिया का हर संविधान इतना कठिन ही होता है और फिर उस संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी के लिए तो हम कोर्ट को बनाते हैं। फिर कोर्ट की क्या भूमिका रहेगी? सरल भाषा में संविधान लिखा हुआ नहीं होता है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। कठिन भाषा लिखी भी होती है और शब्दों के बड़े मतलब होते हैं। हम और आप जिस शब्दों को अक्सर ऐसे ही प्रयुक्त कर लेते हैं, मेरे मुंह से भी कई बार ऐसे ही शब्द निकल जाते हैं, लेकिन उन शब्दों का बहुत बड़ी वैल्यू होती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और हमको इस बात को समझना चाहिए कि संविधान में एक एक शब्द पर, कॉमा पर, खड़ी पाई पर लंबी लंबी बहस हुई है कि ये कॉमा लगाई तो क्यों लगाई, ये शब्द लगाया। शैल, अंग्रेजी भाषा का जो शैल शब्द है, शैल नहीं होना चाहिए, मे होना चाहिए, मे नहीं होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। घंटों घंटों बहस हुई है। इसलिए वकीलों का स्वर्ग अगर आइवर जेनिंग्स कहते हैं या टीटी कृष्णमाचार्य ऐसा कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर संविधान ऐसा ही होता है। इसलिए सुरेश जी मैंने ऐसा बोला है। एक मित्र ने पूछा कि टीटी कृष्णमाचार्य मेंबर कब बने प्रारूप समिति के? जनवरी 1949, जनवरी 1949 में टीटी कृष्णमाचार्य मेंबर बने हैं। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। अनुराधा जी कह रही है कि भाषा नहीं समझ में आ रही है, बस टॉपिक समझा दो, आप तो अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है। सूरज जी कह रहे हैं सर संविधान की भाषा कठिन क्यों लिखी जाती है? संविधान की भाषा कठिन नहीं होती है सूरज जी। एक्चुअली में संविधान में इस प्रकार के शब्दों का प्रयुक्त किया जाता है जिससे कि हम 4-5 लाइन में जो बात समझाते हैं उस बात को एक शब्द में रखने के लिए होता है संविधान। आप देखिए ना सुरेश जी,
हम कल से आर्टिकल 16 पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 16 में इतनी जो बातें लिखी हुई है उसको हम पिछले 4-5 घंटे से पढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि संविधान को बहुत संक्षिप्त में लिखने का प्रयास किया जाता है। एक शब्द लिखेंगे और उसका फिर डिटेल में उसका मतलब होता है। तो आम बोल चाल में हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द एक्चुअली में संविधान में लिखे हुए नहीं है। तो आप कहेंगे आम बोल चाल के शब्द संविधान में लिख दो, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर शब्द का एक मतलब होता है। खैर, मेरे हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही है उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मसौदा का मतलब ड्राफ्ट होता है। मसौदा समिति कहें, ड्राफ्ट कमेटी कहें, मैंने कई बार बोल दिया है, आप थोड़ा ध्यान रखना। मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सब एक ही है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हमको आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और आगे क्या बढ़ेंगे दोस्तों, क्या हुआ कि जो 77वां संविधान संशोधन किया गया, जो 81वां संविधान संशोधन किया गया, जो 82वां संविधान संशोधन किया गया, उन सब को कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस मामले में एम नागराज बनाम भारत संघ वाले मामले में इसे चुनौती दी गई। बहुत ढंग से इसको समझ लेना, रटना मत। मैं एकदम डायग्राम बनाकर आपको बता रहा हूं ताकि आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझ सकें। कोई दिक्कत है तो जरूर प्रश्न पूछिएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ में हमको ये याद भी करना है, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखें। 77वां अमेंडमेंट और किसे चुनौती दी गई? 81वां अमेंडमेंट और किसे चुनौती दी गई? 82वां अमेंडमेंट और किसे चुनौती दी गई? 85वां। एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 के मामले में 77वां, 81वां, 82वां और 85वां संविधान संशोधन को कोर्ट में चैलेंज किया गया। ठीक है, कोर्ट ने इस मामले में पिटीशन को खारिज कर दिया। एम नागराज की पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि ये चारों के चारों जो अमेंडमेंट है वो संविधान की किसी भी प्रकार से आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करते हैं। दोस्तों, सज्जन सिंह हारे, आप लोगों को बताया गया। शंकरी प्रसाद हारे, आप लोगों को बताया गया। गोलकनाथ हारे, आप लोगों को बताया गया। केशवानंद भारती हारे, आप लोगों को बताया गया। और अब एम नागराज भी हार गए। एम नागराज हार गए। चारों अमेंडमेंट को चुनौती दी गई और चारों अमेंडमेंट को कोर्ट ने कहा ये किसी भी तरह से संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करते, ऐसा कोर्ट ने कहा। फिर क्या हुआ? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चारों संविधान संशोधन को सही मान लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि वो कि ठीक है, ये संविधान संशोधन ठीक है, लेकिन आप आरक्षण देते समय 3 बातों को ध्यान में रखोगे, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा आरक्षण का एक आधार पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस, और ये पिछड़ापन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ शब्दों में उल्लेखित है, लिखा हुआ है सामाजिक पिछड़ापन व शैक्षणिक पिछड़ापन, सोशली बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसलिए आप इस आधार पर आरक्षण दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात कही, आरक्षण देते समय आप इस बात को ध्यान रखोगे कि प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, कल हमने इस शब्द को बहुत बारीकी से देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि आरक्षण देते समय आप प्रशासनिक दक्षता को भी ध्यान में रखोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के 3 मापदंड तय कर दिए। इस मामले में सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, एम नागराज भी हारे अनीता जी। 3 मापदंड बताए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण देते समय 3 बातों को ध्यान में रखिए।
पिछड़ेपन को ध्यान में रखिए कि बैकवर्डनेस हैक नहीं है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को ध्यान रखिए, आपको डिटेल में कल ये शब्द बता चुका हूं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मामले में कहा कि आप आरक्षण देते समय अनुच्छेद 335 में उल्लेखित जो प्रशासनिक दक्षता है उसे भी ध्यान में रखिएगा। ये बात आप मेरी समझ गए क्या? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में ऐसा कहा था। हाँ, चंपाकम द्वारा जन भी हारी थी, रावल जी एकदम सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में कितना भी टाइम लगा सकता है। आप लोग जानते हैं कि 103वां संविधान संशोधन जो कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देता है उसे कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कोर्ट में जनवरी में ही चैलेंज कर दिया। अभी 16 महीने हो गए, अभी तक कोई खास सुनवाई नहीं हुई है, चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना टाइम लेगा, उसमें आप और हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अंजू बालाजी कह रहे इंदिरा साहनी का क्या हुआ? इंदिरा साहनी भी हार गई। इंदिरा साहनी वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया वो सही है, लेकिन आप क्रीमी को आरक्षण के दायरे से बाहर करोगे। अभी क्रीमी का प्रश्न मत पूछना, 5 मिनट बाद में उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया? एम नागराज वाला मामला समझ में आ गया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 नए मापदंड बता दिए। ये तीनों मापदंड आपको ध्यान रखने हैं। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया इस मामले में तो लोगों ने इस पर विशेष कोई ध्यान नहीं दिया कि चलिए अमेंडमेंट एकदम सही है, इसका मतलब आरक्षण जारी रहेगा। अब आगे क्या हुआ दोस्तों, याद कीजिएगा, कल आपको इंदिरा साहनी वाद बताया गया और इंदिरा साहनी वाद में आप लोगों को एक पॉइंट बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 5वां पॉइंट बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ शब्दों में कहा कि क्रीमी लेयर जो है आरक्षण के दायरे से बाहर होने चाहिए। तो अब आपके जितने भी जो प्रश्न हैं वो क्रीमी लेयर को लेकर होने चाहिए। अब मैं क्रीमी लेयर टॉपिक पर बात करूंगा। अरे रवि जी कहाँ है? बनाम पर ही उलझे हुए अभी तक। बनाम का मतलब वर्सेज होता है, कोई किसी के खिलाफ में केस करता है तो उसे बनाम कहते हैं। रवि हमारे पुराने वीडियोस आप नहीं देख रहे हैं, इस शब्द को मैंने कई बार बोला है और कई बार इसको समझाया भी है। ठीक है, तो इसको जरा देखिएगा। इंदिरा साहनी वाद में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि क्रीमी लेयर का ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर लागू होगा? केवल ओबीसी के ऊपर लागू होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम एक बहुत नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब आप लोगों के प्रश्न होंगे ये क्रीमी लेयर क्या होता है? दोस्तों पहली बात, मैं बहुत धीमे धीमे बोल रहा हूं। क्रीमी लेयर अंग्रेजी भाषा का शब्द है। देखिए ये मैंने लिखा क्रीमी लेयर, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका मतलब होता है मलाईदार तबका। मलाईदार तबका। और ये जो क्रीमी लेयर शब्द जो दोस्तों है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है क्रीम और दूसरा है लेयर। और दोस्तों आप लोग जानते हैं एक शब्द जो क्रीम है, ये जो क्रीम है इस क्रीम का मतलब होता है मलाई और लेयर का मतलब होता है परत। बहुत ध्यान से सुनिए, क्रीम का मतलब होता है मलाई और लेयर का मतलब होता है परत। ठीक है, सत्यनारायण जी कह रहे हैं धनाढ्य लोग, शैतान जी कह रहे हैं मलाईदार। हाँ ऐसा ही आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। यस अनिता जी, कुंदन जी आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों देखिए, इसको समझने के लिए 2 मिनट मुझे लेने पड़ेंगे आपके एक्स्ट्रा। आरक्षण क्यों दिया गया हमारे देश में? हमारे देश में आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि हम लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो सदियों से पिछड़े हुए रहे, सदियों से उन्हें दबाया गया, उनके साथ छुआछूत अछूत का व्यवहार होता रहा है। ऐसे लोग जो पिछड़ गए हैं उन लोगों को बराबरी पर लाना था, इसलिए हमने उनको लिफ्ट उपलब्ध करवाई और इस लिफ्ट के माध्यम से उनको बराबरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी का नाम है आरक्षण। ये क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्रीमी जो शब्द है वो क्रीम से बना है और क्रीम का मतलब मलाई, मलाई वाली परत।
मलाई वाली परत का मतलब ऐसे समाज के ऐसे लोग जो मलाई चख चुके हैं। मलाई चखने का मतलब है जो विकास की दौड़ में आगे आ गए हैं, जो मुख्य धारा में प्रवेश कर चुके हैं, जिनकी समाज में स्थिति में पहले की तुलना में सुधार आ गया है, ऐसे लोग क्रीमी लेयर्स कहलाते हैं। मलाईदार तबका अर्थात जिस तरह से समाज के उच्च वर्ग ने मलाई का भोग किया, ठीक उसी तरह से अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले पिछड़े हुए थे लेकिन अब उन्होंने भी मलाई खानी शुरू कर दी। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है क्रीमी लेयर। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट आया दोस्तों, वो ये कहता है कि भाई आरक्षण का एक बार अगर किसी ने फायदा ले लिया है तो ऐसी स्थिति में उनकी संतानों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि क्रीमी लेयर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ओबीसी पर लागू होगा। जबकि आप लोग जानते हैं आरक्षण तो एससी और एसटी को भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नहीं कहा कि एससी और एसटी पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू होगा। किस मामले में कहा, आगे बात करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि ये क्रीमी लेयर शब्द तो आपने बता दिया, पर यह शब्द आया कहां से? तो कुछ बातें ऐसी हैं जिसको आपको नोट भी करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको लिखना भी पड़े, आपके प्रश्न भी बन जाए, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। क्रीमी लेयर शब्द का पहली बार प्रयोग केरल में सत्यनाथन आयोग ने किया था। सत्यनाथन आयोग, ये लिख देना आप लोग, 1971 में किया था केरल में। केरल के पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए केरल सरकार के द्वारा एक आयोग गठित किया गया था। उस आयोग का नाम था सत्यनाथन आयोग। 1971 में गठित किया गया था। इस आयोग ने पहली बार क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया था। ये एक बात हुई। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए, ये तो आयोग था, अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक जज रहे हैं वी.आर. कृष्णन अय्यर। वी.आर. कृष्णन अय्यर पहले व्यक्ति थे या पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। ये सब बातें नोट करना है, ये सब बातें नोट करना है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये एससी एसटी वाली बात अभी मत पूछिएगा, अभी मैं सारी बातें क्लियर कर लूंगा। वी.आर. कृष्णन अय्यर सुप्रीम कोर्ट में जज थे। उन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ये सुप्रीम कोर्ट के जज। यहां तक ठीक है? ये बात नोट कर रहे हैं आप लोग? ऐसे बहुत अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। तो वी.आर. कृष्णन अय्यर सुप्रीम कोर्ट के जज, इन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। अगर आयोग की बात की जाए तो 1971 में सत्यनाथन आयोग ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया। फिर देखिए दोस्तों, इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को निर्देश दिया और भारत सरकार को निर्देश देकर कहा कि आप क्रीमी लेयर की पहचान कीजिए। यानी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि क्रीमी लेयर कौन होगा, कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ी दोस्तों? सरकार के ऊपर छोड़ी। क्रीमी लेयर कौन होगा इसका निर्धारण करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी, ऐसा कोर्ट ने कहा। सरकार ने 1993 में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था रामनंदन समिति। ये रामनंदन समिति बनी 1993 में और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि क्रीमी लेयर कौन है। रामनंदन समिति के द्वारा क्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु 2 मापदंड निर्धारित किए गए। ठीक है, पहली बार मैंने बताया ना, सत्यनाथन आयोग ने 1971 में इस शब्द का प्रयोग किया था। रामनंदन समिति ने क्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु 2 मापदंड निर्धारित किए 1993 में।
और जो 2 मापदंड निर्धारित किए उसी के अनुसार भारत में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू हो गया 1993 में, और ये कॉन्सेप्ट लागू हुआ ओबीसी पर। ठीक है। रामनंदन समिति, ये रामनंदन समिति, उन्होंने कहा 2 तरीकों से क्रीमी लेयर का निर्धारण किया जाएगा। क्रीमी लेयर का निर्धारण कितने तरीकों से होगा? 2 तरीकों से। एक, वार्षिक आय, परिवार की वार्षिक आय के आधार पर निर्धारण किया जाएगा, और दूसरा उन्होंने कहा पद के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, मेरी बातों को आप बहुत ढंग से देख लीजिएगा। सरोज पूछ रही है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में अंतर क्या है, उस विषय पर आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था 1992 वाले मामले में, रामनंदन समिति का गठन 1993 में ही हुआ है। ठीक, चलिए, रामनंदन समिति की सिफारिश पर क्रीमी लेयर का निर्धारण किया गया और उसके 2 मापदंड बताए गए, एक वार्षिक आय और दूसरा पद। 1993 में जब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू हुआ, उस समय इन्होंने मापदंड निर्धारित किया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक है, 1 लाख रुपए या उससे अधिक है, और वे ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के ऐसे लोग, ओबीसी के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए अथवा 1 लाख रुपए से अधिक है, वे लोग क्रीमी लेयर होंगे, और वो क्रीमी लेयर होंगे तो उनकी संतानों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। इनिशियल स्टेज में 1 लाख था। मोदी जी की सरकार ने सितंबर 2017 में इस आय को बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। अर्थात ओबीसी के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए हो या उससे अधिक हो, तो वे ओबीसी के होते हुए भी उन्हें ओबीसी का फायदा प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो क्रीमी लेयर है, ऐसा निर्धारित कर रखा है। यानी आज के दिन ओबीसी में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का फर्क क्या है वो मैं बता रहा हूं, और बहुत धीमी गति से बता रहा हूं। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर हैं, इसका मतलब है आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। इफ यू आर ओबीसी क्रीमी लेयर, देन यू विल ट्रीटेड एज ए जनरल कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर हैं तो आपको एक जनरल कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। आप मुझे कहेंगे निर्धारित कैसे करोगे, तो मैंने कहा जिन परिवारों की वार्षिक आय, ओबीसी के जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे अधिक हो, तो वे लोग क्रीमी लेयर होंगे और उनकी संतानों को ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको 8 लाख रुपए कह रहा हूं, राजस्थान में भी 8 लाख है, भारत सरकार में भी 8 लाख है। राजस्थान में पहले 2.5 लाख था और भारत सरकार में पहले 6 लाख था, दोनों बढ़ा दिए गए। दोनों अब भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का 8-8 लाख रुपए वार्षिक आय। लेकिन मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताना चाह रहा हूं, ये जो वार्षिक आय है, अगर ये 3 लगातार वर्षों में, ये वार्षिक आय अगर 3 लगातार वर्षों में 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर हैं। 3 लगातार वर्षों का मतलब दोस्तों, जैसे उदाहरण के तौर पर 2017-2018 में आपके पिताजी की वार्षिक आय 9 लाख रुपए थी, आपके परिवार की वार्षिक आय। 2018-2019 में ये जो है 10 लाख रुपए थी, और दोस्तों 2019-2020 में अगर ये 7 लाख रुपए है, तो ऐसी स्थिति में आप नॉन क्रीमी लेयर है। लगातार 3 वर्षों में यदि 8 लाख या 8 लाख से अधिक वार्षिक आय हो तो आप क्रीमी लेयर हैं, और अगर आप क्रीमी लेयर हैं तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। 8 लाख रुपए से जो नीचे है
उन्हीं लोगों को जो ओबीसी के हैं, ऑब्वियसली क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी पर ही लागू होता है, इसलिए बार बार ओबीसी की बात ही नहीं करना, ओबीसी पर ही लागू होता है। 8 लाख रुपए से जिनकी वार्षिक आय कम है उन्हीं को ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलेगा, लेकिन लगातार 3 वर्षों में। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि 9 लाख हुई एक वर्ष, एक वर्ष 10 लाख हुई, और इस वर्ष अगर 7 लाख हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम, यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ द ओबीसी, आप ओबीसी का फायदा ले सकते हैं। वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर और वो भी लगातार 3 वर्षों में हो जाने पर ही आप क्रीमी लेयर कहलाएंगे। सत्यनारायण जी प्रश्न पूछ रहे हैं, सर अलग अलग राज्यों में क्रीमी लेयर की सीमा अलग अलग है। यस, अरे भाई सत्यनारायण जी, आप मुझे बताइए, राजस्थान सरकार की नौकरियों में आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो राजस्थान सरकार आपको तनख्वाह देगी। जब पैसा राजस्थान के कोष से जाएगा तो राजस्थान सरकार तय करेगी ना कि ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा क्या होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है, क्योंकि सब भर्तियां अलग अलग होती है। तो हर राज्य को अपना पावर है, हर स्टेट को अपना पावर है कि अपने यहाँ की नौकरियों में वो अलग अलग सीमा का निर्धारण करे। कहीं पर 12 लाख भी है, कहीं पर 9 लाख भी है, कहीं पर 10 लाख भी है, कहीं पर 5 लाख ही है। तो अलग अलग राज्य इसका निर्धारण करता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब देखिए अनिल जी, आपने प्रश्न पूछा सर आईएएस के बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी अनिल जी उस विषय पर हम लोग आए नहीं है, अभी हम लोग केवल वार्षिक आय की बात कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ओबीसी के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे अधिक हो और वो भी लगातार 3 वर्षों तक हो, तो ऐसी स्थिति में वे ओबीसी क्रीमी लेयर कहलाएंगे, और ओबीसी क्रीमी लेयर विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल कैंडिडेट, वो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। अब आते हैं पद। जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि सर आईएएस के बच्चे, पद का भी रामनंदन समिति ने कहा है, सुझाव दिया है। रामनंदन समिति ने यह सुझाव देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति आरक्षण का फायदा लेकर अगर किसी पद को प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी संतानों को ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, वो ओबीसी क्रीमी लेयर में होंगे। लेकिन पद कौन से? मैं तो कहूँगा मेरे पिताजी 3rd ग्रेड टीचर है, मेरे पिताजी पटवारी है, मेरे पिताजी ग्राम सेवक है, मेरे पिताजी मेल नर्स है, मेरे पिताजी रेलवे में पायलट है, मेरे लोको पायलट है, मेरे पिताजी सरकार में सिंचाई विभाग में ड्राइवर है, या कुछ इस तरह के पद है, बाबू है, क्लर्क है, यूडीसी है, या किसी और पद पर है, रीडर है, ऐसे पदों पर है, तो क्या मुझे आरक्षण का फायदा मिलेगा? दोस्तों मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, कि पद का कॉन्सेप्ट 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड पर लागू नहीं होता है। पद का मतलब कम से कम राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी है तो उनकी संतानों को ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर कहलाएंगे। क्या मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? अगर आपके पिताजी गजेस्टेड ऑफिसर हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा, आप क्रीमी लेयर है। लेकिन दोस्तों मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपके पिताजी ने 40 वर्ष की आयु से पहले, पिता या माता दोनों में से कोई भी, अगर आपके मम्मी पापा में से किसी ने भी 40 वर्ष की आयु से पहले गजेस्टेड पद प्राप्त किया है तो आप क्रीमी लेयर होंगे, आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। 40 वर्ष के बाद में यदि पिताजी प्रमोशन के द्वारा अगर गजेस्टेड ऑफिसर बने हैं तब आप ओबीसी क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिताजी एक 3rd ग्रेड टीचर के रूप में भर्ती हुए, एज 25 वर्ष की रही होगी उस समय, फिर आपके पिताजी 2nd ग्रेड के टीचर बन गए 35 साल की एज में, फिर इसके बाद में पिताजी का प्रमोशन हुआ और वो 1st ग्रेड टीचर बन गए। और आप लोग जानते हैं 1st ग्रेड टीचर राजपत्रित अधिकारी होता है। तो आप मुझे कहेंगे सर मुझे ओबीसी का फायदा मिलेगा क्या? तो दोस्तों एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपके पिताजी का प्रमोशन 40 वर्ष से पहले 1st ग्रेड में हो गया तब तो आप क्रीमी लेयर हैं, आपको ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पिताजी 42 साल की एज में 40 साल और 1 दिन, 40 साल और 15 दिन, 40 साल और 20 दिन,
48 साल, 50 साल, 52 साल, 55 साल की एज में प्रमोशन होकर गजेस्टेड ऑफिसर बनते हैं तो फिर आप नॉन क्रीमी लेयर ही कहलाएंगे, फिर आप क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आएंगे। एक बहुत अच्छा प्रश्न कुंदन जी ने पूछा है, जिस पद पर होंगे उसकी आय नहीं देखी जाएगी। यस, आप हमेशा ध्यान रखिए, सरकार में यदि कोई पद धारण कर लिया है तो पद काउंट किया जाता है, आय काउंट नहीं की जाती। आय तो उनकी काउंट की जाएगी जिनका निजी व्यवसाय है। जैसे आपके पिताजी की कोई फैक्ट्री है, आपके पिताजी की कोई किराना की दुकान है, आपके पिताजी की कोई डेयरी है, और वहां से जो पैसा वो कमाते हैं वो इनकम में काउंट होगा। सैलरी की जो इनकम है वो इनकम में काउंट नहीं होगी। सरकारी पद अगर आप प्राप्त करते हैं तो वो पद काउंट होगा, उनकी तनख्वाह काउंट नहीं होती है। और आय किनकी काउंट होती है? जिनका निजी व्यवसाय है। अगर आपके पिताजी की किराना की दुकान है और वो 10 लाख रुपए वार्षिक कमाते हैं, पिछले 3 वर्षों से कमाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ओबीसी में होते हुए भी क्रीमी लेयर कहलाएंगे, आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो भी वार्षिक आय है या जो पद है, क्रीमी लेयर का जो स्टेटस है, क्रीमी लेयर का जो दर्जा है, वो आपके खुद के स्टेटस से नहीं मिलता है, हमेशा माता पिता के स्टेटस से मिलता है। अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो भी आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हैं। यस, अगर आपकी खुद की बात की जाए, आप कितना पैसा कमाते हैं, आपका क्या पद है, ये मायने नहीं रखता है। ओबीसी स्टेटस आपको अपने माता पिता से प्राप्त होता है। अगर वार्षिक आय भी काउंट करनी है तो माता पिता की करनी है, पद भी काउंट करना है तो माता पिता का करना है, आपका काउंट नहीं होगा। जैसे आप कहेंगे कि साहब मैं तो स्कूल में लेक्चरर हूँ, फर्स्ट ग्रेड टीचर हूँ और मैं राजपत्रित अधिकारी हूँ, अब मैं आरएस बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं ओबीसी में आऊँगा? यस, आपकी ना तो इनकम काउंट होगी ना ही आपका पद काउंट होगा। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड हैं, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर हैं, चाहे आप विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, आपके संदर्भ में आपकी इनकम या आपका पद काउंट नहीं किया जाएगा। आपके माता पिता की जो परिस्थिति है, आपके माता पिता का जो वार्षिक आय है, आपके माता पिता का जो पद है, वो ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि वीडियो रुक रहा है, इंटरनेट की बहुत सारी समस्या आ रही है, ऐसा कह रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए। अब हमने पूरा इंदिरा साहनी वाद पढ़ लिया है, रामनंदन समिति की सिफारिश क्या है वो पढ़ ली है, आरक्षण के संदर्भ में जो अब तक जो कहा है वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड, मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड, ये 2020 का मामला है, फरवरी 2020 का मामला है। इस मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को, पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ये अभी जस्ट लेटेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है राज्य की राय में। राज्य की राय में मतलब राज्य को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो वो आरक्षण देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य को हम मजबूर नहीं कर सकते हैं, राज्य को हम किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दे सकते, ऐसा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, ये थोड़ा जो जजमेंट आया है ये 2 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है, ये संविधान पीठ ने निर्णय नहीं दिया है। इसलिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि मुकेश कुमार वाले मामले का रिव्यू होगा, ये निर्णय रद्द होगा, क्योंकि अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत ये मूल अधिकार है।
ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स के अंदर स्वीकार कर रखा है, संविधान पीठ ने स्वीकार कर रखा है। इसलिए ये जो जजमेंट दिया गया मेरे हिसाब से रिव्यू पिटीशन के अंतर्गत ये खारिज हो जाना चाहिए। वैसे भी ये 2 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है। ठीक है, बस एक लास्ट बात समझा देता हूं और इसके बाद में इसको स्टॉप कर लेंगे। मैंने कहा क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट जो है वो केवल और केवल ओबीसी पर लागू होता है, ऐसा मैंने कहा। ओबीसी पर लागू होता है, एससी और एसटी पर लागू नहीं होता है, ऐसा मैंने कहा। लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर की बात है, 2018 की बात है, जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण 2018 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि एससी और एसटी पर भी क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट लागू किया जा सकता है, लेकिन लागू कब करना है ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, इंदिरा साहनी वाले वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमिलियर का कॉन्सेप्ट आपको लागू करना पड़ेगा, लेकिन ये ओबीसी पर लागू करना है। इस मामले में कहा लागू किया जा सकता है, यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोल दिया है कि एससी और एसटी पर भी इस कॉन्सेप्ट को लागू करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि लागू करना ही होगा, वो कह रहे हैं लागू किया जा सकता है, लेकिन लागू कब करना है ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस क्लास को अभी थोड़ा सा रोक लेते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।